ऐसे 210 का नाम क्या है? एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। क्या है? एग्रीइंग द टर्म ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। 210 का नाम क्या है? एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। देखो प्रैक्टिकली ये हो गया आपका क्लाइंट, ये हो गया ऑडिटर। ऑडिटर प्रैक्टिकली कभी भी क्लाइंट के पास काम लेने नहीं जाता, क्लाइंट आता है। क्लाइंट आता है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेकर कि आप इसकी क्या कर दो, ऑडिट। क्लाइंट अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेकर किसके पास आता है? ऑडिटर। हम प्रोफेशनल एथिक्स में भी पढ़ेंगे कि काम ऑडिटर कभी मांगने नहीं जाता, हमेशा क्लाइंट आता है ऑडिटर को कहता है कि हमारी क्या कर दो, ऑडिट। अब ऑडिटर आंख बंद करके ऑडिट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ऑडिटर कहेगा रुको, पहले मेरी कुछ क्या है, पूर्व शर्तें, आप इसको पूरा करोगे तभी मैं आपकी ऑडिट को एक्सेप्ट करूंगा। तो ऑडिटर ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले अपनी कुछ क्या रखता है, प्री कंडीशंस। और अगर आप ये प्री कंडीशन मेरी पूरी करोगे तभी मैं आपकी ऑडिट को एक्सेप्ट करूंगा, अदरवाइज मैं ऑडिट को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो इस ऐसे में से पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द प्री कंडीशंस ऑफ ऑडिट। क्लियर हुई इतनी बात? अब प्री कंडीशन, अब मैनेजमेंट से उसने दो चीजें पूछनी है। सबसे पहले तो वो मैनेजमेंट से पूछेगा बताओ आपका एफआरएफ क्या है, मतलब आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क आप क्या अप्लाई करते हो। फॉर एग्जाम्पल आप एक कंपनीज की ऑडिट करने गए XYZ लिमिटेड, इनका एफआरएफ क्या होगा आप बताओ, इनका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होगा? कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट। और कंपनीज एक्ट क्या बोलता है, एएस या इंडेस प्लस शेड्यूल 3। इन्होंने कहा कि हम एएस को फॉलो नहीं करते या फिर हम शेड्यूल 3 को फॉलो नहीं करते, हम तो वो टी शेप वाला बैलेंस शीट का फॉर्मेट यूज करते हैं, हम शेड्यूल 3 को फॉलो नहीं करते। क्या आपको इनका एफआरएफ एक्सेप्टेबल लगा? नहीं, आपको इनका एफआरएफ एक्सेप्टेबल नहीं लगा, आपको ऐसी ऑडिट को एक्सेप्ट नहीं करना। सबसे पहले तो आपको क्या देखना है कि जो इनका एफआरएफ है वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है। देखो अभी ना हम स्टोरीज भी करेंगे, हम क्या करेंगे, स्टोरीज। तो एफआरएफ बहुत जगह पर आएगा, तो एफआरएफ को स्टोरी में करना पॉसिबल नहीं होता, तो हम इसके लिए वर्ड यूज करेंगे फरार। क्या यूज करेंगे, फरार। जैसे वो फरार हो गया, वो फरार हो गया, वो फरार हो गया। तो अगर क्लाइंट का एफआरएफ एक्सेप्टेबल नहीं है, वहां से फटाफट क्या हो जाओ, फरार। तो प्रैक्टिकली सबसे पहले तो आपको क्या देखना है कि जो एंटिटी ने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क यूज किया है वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है। अगर एफआरएफ एक्सेप्टेबल नहीं है तब आपको ऑडिट को एक्सेप्ट नहीं करना। पहली बात समझ आई। एक आपने पढ़ा था मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, पढ़ा था मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, याद है कुछ ऐसे दोस्तों में? क्या क्या थी बताओ? प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एफआरएफ, डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स एज रेलिवेंट टू द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ताकि उतने इंटरनल कंट्रोल लगाओ ताकि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने उसमें गलतियां ना हो। क्लियर? और तीसरा, टू प्रोवाइड द ऑडिटर विद ऑल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन और अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू दोज विद इन द एंटिटी। अब मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को मान भी रही है या नहीं मान रही? अगर मैनेजमेंट कह रही है कि हम आपको सारी इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट ने कह दिया कि हम आपको प्लांट विजिट नहीं करने देंगे, मतलब अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस नहीं करने देंगे, तो आपको ऐसी ऑडिट को एक्सेप्ट नहीं करना। मैनेजमेंट कह रही है कि हम आपको इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट नहीं देंगे, हम आपको लास्ट मंथ की सेल्स के इनवॉइसेस देखने नहीं देंगे, तो मैनेजमेंट हमें इंफॉर्मेशन देने के लिए मना कर रही है, तब आपको ऐसी ऑडिट को एक्सेप्ट नहीं करना। बात समझ आई? तो जब दो प्री कंडीशन कौन कौन सी हैं? एक तो एफआरएफ क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेबल। एफआरएफ क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेबल। और दूसरा, मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या करे, एक्नॉलेज, मतलब मान ले, और वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगर ये दो बातें या तो होंगी, या तो प्री कंडीशन क्या होंगी, प्रेजेंट होंगी, या प्री कंडीशन प्रेजेंट नहीं होंगी। अगर प्री कंडीशन प्रेजेंट है तो ऑडिटर आप ऑडिट को क्या कर लो, एक्सेप्ट। अगर प्री कंडीशन प्रेजेंट नहीं है तो आप ऐसी ऑडिट को एक्सेप्ट ना करो, और ये मैटर आप TCWG से डिस्कस कर लो। बात समझ आई? तो व्हाट आर द प्री कंडीशंस ऑफ ऑडिट? आ जाओ सबसे पहले, व्हाट आर द प्री कंडीशंस ऑफ ऑडिट?
सबसे पहले तो आपको क्या देखना है कि जो एंटिटी ने FRF लगाया हुआ है वो एक्सेप्टेबल भी है या नहीं है। और दूसरा, जो मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अंडरस्टैंड और एक्नॉलेज करती है या नहीं करती। अब पढ़ लो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज फटाफट। समझ आ गया। व्हाट आर द प्री कंडीशंस ऑफ ऑडिट? दो, FRF एक्सेप्टेबल और मैनेजमेंट एक्नॉलेज एंड अंडरस्टैंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज। फिर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखनी है। समझ आ गया। अब या तो प्री कंडीशन और ये इसके आगे लिख लो, वैसे मैं थोड़ा सा आपको हिंट दूंगी, अदरवाइज समझाऊंगी बाद में। ऐसे 720 लिखा ही हुआ है वैसे यहाँ, हम इसको ऐसे 720 में करेंगे। और अब तो जैसे आपको बुक मिल जाएगी ना, तो हम ऐसे क्या करेंगे, उसी टाइम ऐसे 720 खोल के लिख लेंगे कि दिस मतलब इसको कवर कर रहे हैं, वही लिख लेंगे कि ऐसे 200 का टॉपिक एक पेंडिंग है। और ऐसे मैं तो लिखती हूँ, अदरवाइज रहेगा नहीं। प्रैक्टिकली क्या, एक अदर इन्फॉर्मेशन आपने कल थोड़ा सा मैंने आपको बताया था, याद है? एनुअल रिपोर्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ऑडिट रिपोर्ट के अलावा भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आती है, उसको अदर इन्फॉर्मेशन कहते हैं। अदर इन्फॉर्मेशन मतलब एनुअल रिपोर्ट की ड्राफ्ट कॉपी मैनेजमेंट की ड्यूटी है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऑडिटर को देनी पड़ेगी। तो वो एक उनकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो मैनेजमेंट को देनी पड़ेगी कि उसको अदर इन्फॉर्मेशन को ड्राफ्ट एनुअल रिपोर्ट मैनेजमेंट को प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। दिस इज द लाइन। तो ये हम वहाँ कवर करेंगे बहुत ज़्यादा डिटेल में, ठीक है? ये मैं आपको वहाँ करवा दूंगी कवर, ठीक है? ताकि वो उसको अपनी ऐसे 720 की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा कर सके। अब आ जाओ, अब प्री कंडीशन प्रेजेंट है, मतलब आपको ऑडिट एक्सेप्ट करनी है। अब ऑडिट एक्सेप्ट करने के बाद ऑडिटर आप क्या लिखोगे? एंगेजमेंट लेटर। देखो पूरे सीक्वेंस से ऐसे बन रहा है। सबसे पहले क्लाइंट आया, कहता कि ऑडिट एक्सेप्ट करो, हमने कहा रुको, पहले हमारी कुछ क्या है, प्री कंडीशन। अगर वो प्री कंडीशन प्रेजेंट होगी तभी ऑडिट को एक्सेप्ट करेंगे। दो प्री कंडीशन, FRF क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेबल, और मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या करे, एक्नॉलेज। ये दोनों कंडीशन प्रेजेंट हैं, ऑडिटर ऑडिट को एक्सेप्ट करेगा। अब एक्सेप्ट करने के बाद वो एक एंगेजमेंट लेटर लिखेगा। अब सेकंड क्वेश्चन आता है, जो वो ये एंगेजमेंट लेटर लिखेगा उसमें क्या लिखेगा? तो सेकंड क्वेश्चन आता है कंटेंट ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। अब नेक्स्ट आपका क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग। नहीं, फोर्थ पॉइंट पे आ जाओ पहले। एग्रीइंग ऑन ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स, इसके ऊपर लिख लो कंटेंट ऑफ अब उस लेटर ऑफ एंगेजमेंट में वो क्या क्या लिखेगा, लेटर लिखेगा, उसमें क्या क्या लिखेगा? सबसे पहले वो लिखेगा ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। क्या लिखेगा? ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, कि मेरे ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और मेरे ऑब्जेक्टिव और हमारे स्कोप में क्या है? मैं इंटरनल कंट्रोल पे अपना ओपिनियन नहीं देता। लेकिन अगर IFC लगता है तो वो लिखेगा कि मैं IFC पे अपना ओपिनियन देता हूँ। मैं आपको भी प्रैक्टिकल दिखाऊंगी एंगेजमेंट लेटर। तो प्रैक्टिकली वो क्या लिखेगा कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है।
ऑडिटर अपना क्या लिखेगा, ऑब्जेक्टिव। फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें अपनी ऑडिट एसे और कंपनीज एक्ट मतलब लॉ के हिसाब से करनी है, तो हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिख देंगे। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंटरनल कंट्रोल, ऑडिटर विद ऑल इंफॉर्मेशन, एडिशनल और अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलो, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंटिटी पे एफआरएफ क्या लगता है, अगर कंपनीज है तो उनके ऊपर कंपनीज एक्ट लगेगा। कंपनीज एक्ट का सेक्शन 129 अगर आपने पढ़ा हो, सेक्शन 129 कहता है कि हर कंपनी को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एएस और शेड्यूल 3 के हिसाब से बनानी पड़ेंगी। तो उस एंटिटी पे क्या एफआरएफ लगता है, हम उसको पूरा डिस्क्राइब कर देंगे। हम ऐसे लिखेंगे, द कंपनी मतलब मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद कंपनीज प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। क्लियर हुई। और डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट सुना हुआ है, डीआरएस सुना होगा, सेक्शन 134(5). प्रैक्टिकली वही लिख देते हैं मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कि ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। मतलब फिर उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल एफआरएफ। ठीक है, अब हमारी ऑडिट रिपोर्ट कैसे बनेगी, हमारी ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट किसके हिसाब से बनाता है, ऐसे और कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट सेक्शन 143(1) सुना हुआ है आपने, इंक्वायरी करता है 6 बातों पे, अगर कुछ नेगेटिव मिलता है तो लिखता है। 143(3) में 10 बातें लिखी हुई हैं, वो बातों पे रिपोर्ट करता है, कारों की रिपोर्टिंग सुना हुआ है आपने। तो ऑडिटर कहेगा कि मैं अपनी जो ऑडिट रिपोर्ट बनाऊंगा वो ऐसे और कंपनीज एक्ट या लॉ के हिसाब से बनाऊंगा। क्या हमारी ऑडिट रिपोर्ट, जब हम जिस दिन हम ऑडिट कर रहे हैं उस टाइम हमारे दिमाग में क्या होता है कि हम अनक्वालिफाइड सोच के ही देते हैं। जब हम पहले उनको बताएंगे तो ये थोड़ी बता देंगे कि हम मॉडिफाई ओपिनियन देंगे, हम तो नॉर्मल अनक्वालिफाइड ओपिनियन माइंड होगा। लेकिन हमें ड्यूरिंग द ऑडिट ऐसी फाइंडिंग्स मिल सकती हैं कि हमें अपनी ओपिनियन को क्या करना पड़े, हो सकता है ऐसा। तो एक स्टेटमेंट लिख देंगे कि ऐसी सिचुएशन हमें मिल सकती हैं, ऐसी फाइंडिंग्स हमें मिल सकती हैं कि हमें अपनी ऑडिट रिपोर्ट के फॉर्म एंड कंटेंट को चेंज करना पड़ सकता है। प्रैक्टिकली ऑडिटर क्या करता है, ऐसे 700 की सीरीज की इलस्ट्रेशन एक फॉर्मेट बता देता है कि हमारी रिपोर्ट का फॉर्मेट ये होगा, और साथ में एक लिख देता है कि हमारी रिपोर्ट वेरी कर सकती है। देखो, सबसे पहले वो लेटर ऑफ एंगेजमेंट में क्या क्या लिखेगा, सुनना क्या लिखेगा। ये उसका एंगेजमेंट लेटर है। पहले तो लिखेगा ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, जिसमें क्या लिखेगा, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर क्या लिखेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल एफआरएफ। फिर उसके बाद फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ रिपोर्ट, कि मेरी रिपोर्ट कैसे होगी, एंड अ स्टेटमेंट, किस बात की स्टेटमेंट की, फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ रिपोर्ट में डिफर, ये अलग भी हो सकता है। अब मैं आपको एक बार ये पढ़ो, फिर मैं आपको एग्जैक्ट दिखाती हूँ। ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, फिर उसके बाद तुम्हारी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। एफआरएफ क्या लगता है, रेफरेंस टू द एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ रिपोर्ट, साथ में एक स्टेटमेंट कि ऐसे हमें ऑडिट के टाइम सर्कमस्टांसेस मिल सकते हैं कि हमारी रिपोर्ट क्या हो सकती है, इस फॉर्म एंड कंटेंट से डिफर कर सकती है। जो हमने दिया है, हमने एक बार अनमोडिफाइड ओपिनियन के, हम तो ऐसे कहते हैं कि हम अपनी ऑडिट रिपोर्ट ऐसे 700 और किसके हिसाब से बनाएंगे, कंपनीज एक्ट। हम पहले तो हमारे माइंड में ये होता है कि अनक्वालिफाइड ओपिनियन, हम उनको अनक्वालिफाइड ओपिनियन का देते हैं, और उसके बाद में ऑडिट करते समय हमें ऐसी फाइंडिंग्स मिल सकती है कि हमें अपनी रिपोर्ट को क्या करना पड़े, मॉडिफाई। तो हम लिख देते हैं कि हमें ऐसे सर्कमस्टांसेस मिल सकते हैं कि हमें अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई करना पड़ सकता है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये ऐसे 210 मतलब आईसीआई का, मैं आपको दिखाती हूँ, थोड़ा सा देखना बा। ये एक एंगेजमेंट लेटर का फॉर्मेट है। देखो यहां लिख दिया, और ऑब्जेक्टिव दिख रहा है आपको,
भी हमारा ऑब्जेक्टिव तो क्या है, ट्रू एंड फेयर व्यू पे अपना ओपिनियन देना। हमारे स्कोप में आईएफसी की रिपोर्टिंग आती है या नहीं आती, बता दिया हमारा ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप। उसके बाद क्या बता दिया, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑडिट को कैसे करना, एसेस जो आईसीआई ने इश्यू किए हैं, और प्रोसीजर्स करना, ये बातें लिख देंगे। उसके बाद फिर आपने लिख दिया भी हमारी आईएफसी पे रिपोर्टिंग है या नहीं है, वो लिख दिया। उसके बाद आपने क्या लिख दिया, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिख रही हैं। इसी में एप्लीकेबल एफआरएफ लिख देते हैं कि हमारे ऊपर किसके प्रोविजंस लगते हैं, कंपनीज एक्ट के। भी हम जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे वो कंपनीज एक्ट के हिसाब से बनाएंगे। देखो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव लिखा ऑडिटर ने अपना, फिर ऑडिटर ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी, फिर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट, इसी के अंदर एफआरएफ बता दिया। अब मैं आपको फॉर्म एंड कंटेंट वाली रिपोर्ट वाली लाइन दिखाती हूँ। ये सारी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्स, ये पढ़ना, ये वाला माई आर रिपोर्ट प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद रेलिवेंट प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। और उसके बाद इन रिस्पेक्ट ऑफ दी सर्विस रिपोर्ट हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एड्रेस करेंगे। फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ रिपोर्ट में नीड टू बी अमेंडेड इन द लाइट ऑफ ऑडिट फाइंडिंग्स, की ऐसे सिचुएशंस हमें मिल सकते हैं, सर्कमस्टांसेस की हमें अपनी ऑडिट रिपोर्ट के फॉर्म एंड कंटेंट को डिफर करना पड़ सकता है। बात समझे, ऐसे एंगेजमेंट लेटर बनाया जाता है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल एफआरएफ, एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ रिपोर्ट एंड अ स्टेटमेंट दैट फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ रिपोर्ट में डिफर। पढ़ो इन 5 पॉइंट्स को। अब मान के चलो अगर कंपनीज एक्ट का या कोई भी लॉ में एक सेक्शन आ गया, मान लो अभी तक तो है नहीं, हमने एक सेक्शन बना लिया, सेक्शन 143(16) एक सेक्शन है जिसमें एंगेजमेंट लेटर का पूरा फॉर्मेट ऐसे दिया हुआ है। ये सारी बातें जो एक एंगेजमेंट लेटर में होनी चाहिए वो लॉ में है, तो ऑडिटर को दोबारा से एंगेजमेंट लेटर लिखना पड़ेगा? नहीं, बस मैनेजमेंट से लिखवा लो कि आपके ऊपर ये लॉ लगता है और आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्नॉलेज करते हो। अगर ये सारी डिटेल किस में दी हुई है, लॉ में, तो आपको दोबारा से एंगेजमेंट लेटर लिखने की जरूरत नहीं है। बस मैनेजमेंट से इतना लिखवा लो कि आपके ऊपर ये लॉ एप्लीकेबल है और आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्नॉलेज करते हो। If laws and regulation prescribes in sufficient detail about the terms of audit engagement, अगर ये सारी बातें किसमें लिखी हुई हैं, लॉ में, ऑडिटर को इसको दोबारा से रिटर्न एग्रीमेंट में लिखने की जरूरत नहीं है। बस उसको ये लिखवाना है कि मैनेजमेंट के ऊपर ये लॉ अप्लाई होता है और मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्नॉलेज। क्लियर हुई बात? चलें आगे। हाँ, अब आप बताना मुझे, 2 टर्म्स होंगी, एक होता है रेकरिंग ऑडिट, एक होता है इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। सुना हुआ है? रेकरिंग ऑडिट एंड इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। व्हाट इज रेकरिंग ऑडिट? एक ऑडिट हमें बार बार मिल रही है। इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट क्या होता है? चलो अब आप मुझे बताना, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट में मैं थोड़ा सा डिस्कस कर रही हूँ पहले। फोर्टीन में ऑडिट किसने की? पीडब्ल्यूसी ने। और 15 में ऑडिट किसने की? केपीएमजी ने। और 16 में ऑडिट किसने की? पीडब्ल्यूसी ने। ऑडिट हुई नहीं थी, ऑडिट किसने की? पीडब्ल्यूसी ने। पिछले साल ऑडिट किसने की थी? और इस साल ऑडिट कौन कर रही है? पीडब्ल्यूसी। और पिछले साल भी ऑडिट किसने की थी? केपीएमजी ने। और यहाँ पीडब्ल्यूसी पीडब्ल्यूसी पीडब्ल्यूसी। आप बताओ ये जो केस 1 है ये रेकरिंग है या इनिशियल है?
इनिशियल है, हमें 14 को देखना है या नहीं देखना? हमें 14 को देखना ही नहीं है, हमें बस लास्ट ईयर देखना है कि लास्ट ईयर हमने ऑडिट की थी या नहीं की थी। तो प्रैक्टिकली ये क्या है? इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। और ये क्या है? इनिशियल। ये भी क्या है? इनिशियल। और ये क्या है? रिकरिंग। मतलब हमने लास्ट टू लास्ट ईयर पे ध्यान नहीं देना, हमें सिर्फ किस पे ध्यान देना है? लास्ट ईयर। या तो लास्ट ईयर क्या होगी? अनऑडिटेड या फिर ऑडिटेड बाय अ प्रीडिसेसर ऑडिटर। या तो पिछले साल हमने ऑडिट की नहीं थी या फिर पिछले साल किसी और ने ऑडिट की थी। इन दोनों सिचुएशन में कौन सा केस होता है? इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। और अगर लास्ट ईयर हमने ऑडिट की थी, इस केस को क्या बोला जाता है? रेकरिंग ऑडिट। क्लियर? अब रेकरिंग ऑडिट का केस है, हमने एक साल एंगेजमेंट लेटर लिख लिया था, तो क्या हमें दोबारा से एंगेजमेंट लेटर हर साल लिखने की जरूरत है या नहीं है? कुछ सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट करते होंगे तब हमें नया एंगेजमेंट लेटर लिखना पड़ेगा। तो रेकरिंग ऑडिट के केस में हमें हर साल नया एंगेजमेंट लेटर लिखने की ज़रूरत नहीं होती। कुछ सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट करेंगे तब हमें नया एंगेजमेंट लेटर लिखना पड़ेगा। तो व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस जब ऑडिटर को रेकरिंग ऑडिट के केस में न्यू एंगेजमेंट लेटर लिखना पड़ता है? क्वेश्चन समझ आ गया? अब पढ़ो। On recurring audit, the auditor shall assess whether circumstances require the auditor circumstances require the terms of audit engagement to be revised and whether there is need to remind the entity about the existing terms. Be simple सी बात, what are the circumstances that may require auditor to enter new engagement letter in case of recurring audit? कि ऑडिटर को दोबारा से एंगेजमेंट लेटर लिखना पड़ेगा। अगर दोनों के बीच में क्या हो गई? मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप। फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा कि आपने एंगेजमेंट लेटर बनाया, और कंपनी को लगता था कि ऑडिटर आईएफसी पे रिपोर्ट करता है, मैनेजमेंट को लगता था कि ऑडिटर आईएफसी पे रिपोर्ट करता है। लेकिन अगर आपको याद हो 143 के क्लोज में एक आईएफसी है, आईएफसी में 3 एग्जम्पशन भी है, स्मॉल कंपनी, 1 पर्सन कंपनी और प्राइवेट कंपनी में कुछ लिमिट्स है। तो लेकिन वो कंपनी एग्जम्पशन में थी, मान के चलो कंपनी एग्जम्पशन में थी, उनको लगता था कि ऑडिटर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल पे ओपिनियन देगा, लेकिन ऑडिटर को इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल पे ओपिनियन नहीं देना था। तो दोनों के बीच में अगर कोई भी मैटर के रिगार्डिंग क्या हो गई? मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप। वो कहते हैं नहीं तुम्हारे स्कोप में ये आता है, वो कहते हैं नहीं तुम्हारे स्कोप में ये आता है। अगर दोनों के बीच में थोड़ी सी भी क्या है? मिसअंडरस्टैंडिंग, तो उनको दोबारा से एंगेजमेंट लेटर लिखना पड़ेगा। क्लियर? उसके बाद क्या चेंज हो गई? टर्म्स चेंज हो गई। फॉर एग्जाम्पल ए लिमिटेड एक कंपनी है, इसकी 2 ब्रांचेज हैं, B1 और B2। पहले मिस्टर ए को ऑडिटर अपॉइंट किया गया था कि आप पूरे बी लिमिटेड की ऑडिट, ए लिमिटेड की ऑडिट आप करोगे, लेकिन अब इन्होंने बी ब्रांच के लिए एक अनदर ब्रांच ऑडिटर अपॉइंट किया है। तो पहले तो मिस्टर ए को पूरे ए लिमिटेड की ऑडिट करनी थी, अब उसको ए लिमिटेड की ऑडिट करनी है, लेकिन ब्रांच ऑडिटर कोई और है। टर्म्स चेंज हो गई, अब उसको ब्रांच की ऑडिट नहीं करनी, ब्रांच की ऑडिट मिस्टर बी करेगा। तो क्या चेंज हो गई? टर्म्स। और कई बार फीस, अगर कुछ केसेस में आप फीस को भी डाल सकते हो एंगेजमेंट लेटर के अंदर कि हमारी फीस इतनी है, अगर आपने फीस डाल दी, फीस चेंज हो गई, तब भी आपको नया एंगेजमेंट लेटर लिखना पड़ेगा। बट प्रैक्टिकली इसलिए फीस को जल्दी से डाला नहीं जाता, क्योंकि फीस तो चेंज हो जाती है। और साथ में मान लो जॉइंट ऑडिटर अपॉइंट कर लिया, तो टर्म चेंज हो गई, तो आपको नया एंगेजमेंट लेटर लिखना पड़ेगा। क्लियर? इतनी बात। उसके बाद क्या चेंज हो गई? सीनियर मैनेजमेंट, जैसे साइरस मिस्त्री टाटा के केस में, तो आपको नया एंगेजमेंट लेटर लिखना पड़ेगा। क्या चेंज हो गए? ओनर, होल्डिंग कंपनी चेंज हो गई, तब भी नया एंगेजमेंट लेटर लिखना पड़ेगा। नेचर और साइज ऑफ बिजनेस, नेचर का मतलब बैंक था, अब वो किस में कन्वर्ट हो गया? एनबीएफसी में। क्या चेंज हो गया? नेचर, नया एंगेजमेंट लेटर लिखना पड़ेगा। साइज, फिर 24/7 स्टोर्स देखे हुए आपने? देखिए किसी टाइम ना पूरे दिल्ली में सिर्फ 4 27 स्टोर्स होते थे,
जब हम उसके इंटरनल ऑडिटर थे, तो उस पूरे दिल्ली में सिर्फ 4 ही स्टोर्स थे, और मान के चलो जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर थे उस टाइम 4 स्टोर थे, अब उनके 40+ स्टोर्स हैं। तो एकदम से बहुत बड़ा क्या हो गया, साइज। तो क्या लिखना पड़ेगा, नया एंगेजमेंट लेटर लिखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा साइज में क्या हो गया, चेंज हो गया। उसके बाद क्या चेंज हो गया, लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। पहले कंपनीज एक्ट 1956 था, अब आ गया कंपनीज एक्ट 2013। क्या चेंज हो गया, लॉ। तो आपको नया एंगेजमेंट लेटर लिखना पड़ेगा। FRF चेंज हो गया, पहले AS लगते थे, अब इंडेस लगने लग गए। तो आपको नया एंगेजमेंट लेटर, पहले होता था रिवाइज शेड्यूल 6, फिर उसके बाद आ गया शेड्यूल 3। FRF चेंज हो गया तो नया एंगेजमेंट लेटर लिखना पड़ेगा। रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट चेंज हो गई, पहले लगता था कारो 2003, फिर एक्ट बदला तो लगने लग गया कारो 2015, काफ़ी टाइम तक रहा था। फिर कारो 2015 से चेंज होकर कारो 2016। IFC की रिपोर्टिंग ऐड होगी। जैसे जैसे आपकी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, ऐसे 700 की सीरीज रिवाइज होगी थी, अभी आपने सुना होगा। तो आपकी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट जैसे ही चेंज होती जाएंगी, आपको नया एंगेजमेंट लेटर लिखना। अब आप एक ध्यान देना, जो लॉ से रिलेटेड है, जैसे FRF थोड़ा सा भी चेंज हो गया तो लिखना पड़ेगा। FRF चेंज हो गया, लिखना पड़ेगा। लॉ चेंज हो गया, लिखना पड़ेगा। रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट चेंज होगी, लिखना पड़ेगा। और देखो, ओनरशिप नेचर एंड साइज के आगे सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ओनरशिप 4-4, 10-10 शेयर होल्डर तो रोज ही चेंज होते रहेंगे। तो प्रैक्टिकली देखो, लॉ के आगे सिग्निफिकेंट वर्ड नहीं है, लीगल रिक्वायरमेंट के आगे सिर्फ चेंज है, FRF के आगे सिर्फ चेंज है, और उसके बाद रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट के आगे भी सिर्फ चेंज है। ओनरशिप नेचर और साइज के आगे क्या है, सिग्निफिकेंट चेंज। क्लियर हुई बात। अब पहले ये 2 स्टोरीज करते हैं, फिर आगे चलेंगे। रतन टाटा वाला कौन सा, कौन सा, कौन सा, कौन सा, कौन सा, कौन सा। देखो रतन टाटा ने क्या कहा हुआ है, रतन टाटा की स्टेटमेंट क्या है, आई डोंट बिलीव इन रेकरिंग ऑडिट। रतन टाटा रेकरिंग ऑडिट में विश्वास नहीं रखते, इसलिए वो हर साल क्या लिखते हैं, न्यू एंगेजमेंट लेटर। रतन टाटा किस में विश्वास नहीं रखते, किस में विश्वास नहीं रखते, और हर साल क्या लिखते हैं, न्यू एंगेजमेंट लेटर। तो न्यू एंगेजमेंट लेटर कौन लिखते हैं, रतन टाटा, क्योंकि वो किस में विश्वास नहीं करते, रेकरिंग ऑडिट। तो न्यू एंगेजमेंट लेटर कौन लिखते हैं, क्योंकि वो किस में विश्वास नहीं करते। चल, एथिकल रिक्वायरमेंट कौन सी स्टोरी थी, प्रोफेशनल जजमेंट मंगल डाकू। इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट गुरुद्वारे वाली, और उसके प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। और न्यू एंगेजमेंट लेटर कौन लिखते हैं, क्योंकि वो किस में विश्वास नहीं करते, रेकरिंग ऑडिट। रतन टाटा जिनका क्या अच्छा है, नेचर। रतन टाटा का क्या अच्छा है, 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 रतन टाटा का क्या अच्छा है। और उनके पास बड़ी बड़ी कंपनियों की क्या है, ओनरशिप। रतन टाटा का क्या अच्छा है, रतन टाटा का क्या अच्छा है, रतन टाटा का क्या अच्छा है, रतन टाटा का क्या अच्छा है। और बड़ी बड़ी कंपनियों की क्या है, बड़ी बड़ी कंपनियों की क्या है, बड़ी बड़ी कंपनियों की क्या है, रतन टाटा का क्या अच्छा है, 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 क्या अच्छा है। बड़ी बड़ी कंपनियों की, बड़ी बड़ी कंपनियों की, बड़ी बड़ी कंपनियों की क्या अच्छा है, क्या अच्छा है, क्या अच्छा है, क्या अच्छा है, क्या अच्छा है। और बड़ी बड़ी कंपनियों की, बड़ी बड़ी कंपनियों की फर्स्ट पॉइंट, 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 सेकंड, 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 फर्स्ट, 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 सेकंड, सेकंड। फिर उन्होंने साइरस मिस्त्री को रखा था, याद है, उन्होंने साइरस मिस्त्री को रखा था। तो उन्होंने सभी लीगल रिक्वायरमेंट का ध्यान रख के, किसका ध्यान रखा, लीगल रिक्वायरमेंट का। और कुछ टर्म्स पे, टर्म्स होंगी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन, तो कुछ स्पेशल टर्म्स पे साइरस मिस्त्री को किस पे रखा, सीनियर मैनेजमेंट। रतन टाटा जिनका क्या अच्छा है, नेचर। बड़ी बड़ी कंपनियों की क्या है, ओनरशिप। अब ओनरशिप इतनी थी कि खुद तो संभाल पा नहीं देते, शादी उन्होंने की नहीं, संभालने वाला कोई था नहीं, तो उनको संभालने के लिए कोई चाहिए था। तो उन्होंने किसका ध्यान रखा, लीगल रिक्वायरमेंट का। और किस पे, स्पेशल टर्म्स पे। साइरस मिस्त्री को किस पे रखा, सीनियर मैनेजमेंट। उन्होंने किसका ध्यान रखकर,
लीगल रिक्वायरमेंट का। किस पे? स्पेशल टर्म्स पे। साइरस मिस्त्री को किस पे रखा? सीनियर मैनेजमेंट पे। किसका ध्यान रखे? 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 किस पे? साइरस मिस्त्री को किस पे रखा? स्पेशल टर्म्स पे। किस पे रखा? सीनियर मैनेजमेंट। क्लियर है? रतन टाटा जिनका क्या अच्छा है? 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 बड़ी बड़ी कंपनियों की, बड़ी बड़ी कंपनियों की, बड़ी बड़ी कंपनियों की। किसका ध्यान रखे? 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 किस पे? किस पे? किस पे? साइरस मिस्त्री को किस पे रखा? सीनियर मैनेजमेंट। क्लियर? कुछ टाइम के बाद दोनों के बीच में क्या हो गई? मिसअंडरस्टैंडिंग। कुछ टाइम के बाद दोनों के बीच में क्या हो गई? और साइरस मिस्त्री बिना रिपोर्टिंग किए ही कंपनी से क्या हो गया? फरार। बात समझ आई? देखो दो बना लो आप। ये कौन सा है? टाटा और साइरस मिस्त्री वाला। देखो टाटा के दो, सॉरी रतन टाटा और साइरस मिस्त्री। ठीक है? रतन टाटा जिनका क्या अच्छा है? नेचर। बड़ी बड़ी कंपनियों की क्या है? ओनरशिप। 2 पॉइंट रतन टाटा के हो गए। फिर उन्होंने साइरस मिस्त्री को रखना था तो ऐसे तो रखा नहीं। किसका ध्यान रखे? लीगल रिक्वायरमेंट का ध्यान रखे। स्पेशल टर्म्स पे साइरस मिस्त्री को किस में रखा? सीनियर मैनेजर। बाद में दोनों के बीच में क्या हो गई? और वो बिना रिपोर्टिंग किए ही कंपनी से क्या हो गया? फरार। समझ आई बात? चलो रतन टाटा का क्या अच्छा है? 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 बड़ी बड़ी कंपनी की, बड़ी बड़ी कंपनी की, बड़ी बड़ी कंपनी की, बड़ी बड़ी कंपनी की। अब साइरस मिस्त्री के 3 पॉइंट। किसका ध्यान रखे? किसका ध्यान रखे? किसका ध्यान रखे? किसका ध्यान रखे? कुछ कुछ साइरस मिस्त्री को किस पे? सीनियर मैनेजमेंट। दोनों के बीच में, दोनों के बीच में, दोनों के बीच में। और वो बिना 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 क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? फरार। करो यार। और न्यू एंगेजमेंट लेटर हर साल कौन लिखते हैं? रतन टाटा, क्योंकि वो रेकरिंग ऑडिट में विश्वास नहीं रखते। लिखो, लिखो नहीं, सॉरी याद करो। अभी याद करो फिर लिखना। अभी लिखना नहीं, अभी याद करना। पहले याद करो फिर लिखना। हो गया याद? हो गया? फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट नेचर और साइज। कैसे याद करना है? नेचर और साइज। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड, 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 थर्ड, 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 फोर्थ, 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 फिफ्थ, 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 सिक्स, 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 सेवन, 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 एट, 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 एट। दोबारा से फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट,
first point, first point, first point, first point, second, 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 third, 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 fourth, 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 fifth, 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 sixth, 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 seventh, 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 eighth, 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 लिख लो. लिख लिया. अब आ जाओ कंटेंट ऑफ एंगेजमेंट लेटर.
मलिका शेरावत ना 21 साल की थी और उसका ऑब्जेक्टिव था कि मैं ना बड़ी होके हीरोइन बनूं, मतलब उसको मूवी बॉलीवुड इंडस्ट्री में आना था। तो क्या वो उसके पेरेंट्स ने उसकी एंगेजमेंट कर दी, उसके पेरेंट्स ने उसकी क्या कर दी, एंगेजमेंट। और उसको लगा कि अब तो मैं अपने ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं कर पाऊंगी, तो वो घर में एक लेटर लिख के घर से मुंबई भाग गई। तो एंगेजमेंट के बाद लेटर मुंबई, क्योंकि बॉलीवुड वहीं है सारा, बॉलीवुड सारा वहीं है। तो वो अपनी एंगेजमेंट के बाद लेटर लिख के कौन भाग गई, तो एंगेजमेंट के बाद लेटर लिख के कौन भागी थी, जब मलिका शेरावत कितने साल की थी, 21। तो जैसे ही उसके पेरेंट्स ने उसकी एंगेजमेंट की तो वो लेटर लिख के कहाँ भाग गई, मुंबई। तो एंगेजमेंट के बाद लेटर लिख के कौन भागी थी, एंगेजमेंट के बाद लेटर लिख के कौन भागी थी, एंगेजमेंट के बाद लेटर लिख के कौन भागी थी, एंगेजमेंट के बाद लेटर लिख के कौन भागी थी। देखो मलिका अपने फादर और मदर को बिना बताए कहाँ चली गई, मुंबई, क्योंकि उसको क्या बनानी थी, मूवी। मलिका किसको बिना बताए, फादर और मदर को बिना बताए कहाँ भाग गई, मुंबई, क्योंकि उसको क्या बनानी थी, कौन, मलिका। किसको बिना बताए, फादर और मदर। किसको बिना बताए, फादर और मदर। किसको बिना बताए, फादर और मदर। कहाँ भाग गई, मुंबई, क्या बनाने के लिए, मूवी। कौन, मलिका। किसको बिना बताए, फादर और मदर। कहाँ भाग गई, क्या बनाने के लिए, क्लियर हुई, कौन, मलिका। किसको बिना बताए, फादर और मदर। कहाँ भाग गई, क्या बनाने के लिए, मूवी। क्लियर। मलिका जिसका मूवी बनाना क्या था, मतलब बॉलीवुड में जाना उसका क्या था, ऑब्जेक्टिव, ताकि उसका क्या बढ़े, स्कोप। तो मलिका का बॉलीवुड में जाना क्या था, मलिका का मूवी बनाना क्या था, ऑब्जेक्टिव। या मलिका का बॉलीवुड में जाना क्या था, मलिका क्या क्या था, मलिका का 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 क्या था। फादर और मदर बहुत ज़्यादा क्या उठाते थे, फादर और मदर के ऊपर बहुत ज़्यादा क्या थी, फादर और मदर के ऊपर बहुत ज़्यादा क्या थी, फादर और मदर के ऊपर बहुत ज़्यादा क्या थी, फादर और मदर के ऊपर बहुत ज़्यादा क्या थी। फादर तो कौन थे, ऑडिटर, और मदर घर की क्या करती थी, क्लियर। मलिका का क्या था, मलिका का क्या था, मलिका का क्या था, मलिका का क्या था, मलिका का क्या था। फादर और मदर के ऊपर बहुत ज़्यादा क्या थी, बहुत ज़्यादा क्या थी, बहुत ज़्यादा क्या थी, बहुत ज़्यादा क्या थी। फादर कौन थे, फादर कौन थे, फादर कौन थे, फादर कौन थे। मदर क्या करती थी, मदर क्या करती थी, मलिका, 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 मलिका। फादर और मदर रिस्पॉन्सिबिलिटी। फादर कौन थे, फादर कौन थे, फादर कौन थे, फादर कौन थे। मदर घर की क्या करती थी, मदर घर की क्या करती थी, मदर घर की क्या करती थी। मुंबई में क्या हो गई, मुंबई के लिए घर से 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 क्या हो गई। जैसे ही मूवी रिलीज होती है तो मीडिया वाले ना रेटिंग दिखाते हैं, 5 रेटिंग है, 3 रेटिंग है। तो मूवी के बाद, मूवी रिलीज होने के बाद मीडिया वाले रेटिंग की क्या देते हैं, रिपोर्ट। रेटिंग की क्या देते हैं, रिपोर्ट, की मूवी कौन से रेटिंग की है। तो मीडिया वाले मूवी की क्या देते हैं, मीडिया वाले मूवी की क्या देते हैं, मीडिया वाले मूवी की क्या देते हैं। एंगेजमेंट के बाद लेटर लिख के कौन फरार हो गई थी, एंगेजमेंट के बाद लेटर लिख के कौन फरार हो गई थी, मलिका। रैकरिंग ऑडिट में विश्वास कौन नहीं रखते, रैकरिंग ऑडिट में विश्वास कौन नहीं रखते। मलिका का क्या था, 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 ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप। फादर और मदर के ऊपर बहुत ज्यादा क्या थी, रिस्पॉन्स। फादर तो कौन थे, फादर तो कौन थे, फादर तो कौन थे, और मदर घर की क्या करती थी, मदर घर की क्या करती थी। मुंबई क्या, मुंबई मूवी बनाने के लिए क्या हो गई, फरार। मुंबई क्या हो गई, और मूवी पे मीडिया वाले क्या देते हैं, क्या देते हैं, क्या देते हैं, करो याद।
पहले याद कर लो। हो गया याद? हो गया? फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड, 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 थर्ड, 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 फोर्थ, 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 फिफ्थ, फिफ्थ, फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ रिपोर्ट, फिफ्थ, फिफ्थ, फिफ्थ। चलो, रेकरिंग ऑडिट में कौन विश्वास नहीं रखते? चलो, फर्स्ट पॉइंट, 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 सेकंड, 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 थर्ड, 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 फोर्थ, 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 फिफ्थ, 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 सिक्स्थ, 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 सेवन्थ, 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 एट्थ, एट्थ, एट्थ। अब बताओ कंटेंट ऑफ एंगेजमेंट लेटर कौन सी स्टोरी है? मलिका। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड, 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 थर्ड, 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 फोर्थ, 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 फिफ्थ, फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ रिपोर्ट लिखो।
लिख लिया? एथिकल रिक्वायरमेंट कौन सी स्टोरी थी? कंटेंट ऑफ एंगेजमेंट लेटर मलिका, और उसके बाद सर्कमस्टांसेस दैट में रिक्वायर टू एंटर न्यू एंगेजमेंट लेटर रतन टाटा, प्रोफेशनल जजमेंट, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट गुरुद्वारे वाली, और उसके प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। क्लियर? अब आ जाओ, अगर प्री कंडीशन प्रेजेंट नहीं है तो ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल मान के चलो, अगर कंपनीज एक्ट में एक सेक्शन बन गया 143(16) कि होल्डिंग है नहीं, 15 तक की है इसलिए हम हमेशा एग्जांपल 16 का ही लेंगे। होल्डिंग कंपनी का ऑडिटर ही सब्सिडरी की ऑडिट करेगा। मान लो एक सेक्शन बन गया कि होल्डिंग कंपनी का ऑडिटर ही सब्सिडरी की ऑडिट करेगा, और अगर सब्सिडरी कंपनी का जो FRF है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, तब क्या होगा? तब ऑडिटर को ऑडिट करनी पड़ेगी। तो अगर प्री कंडीशन प्रेजेंट है तब ऑडिटर ऑडिट को एक्सेप्ट करेगा, अगर प्री कंडीशन प्रेजेंट नहीं है तब ऑडिटर ऑडिट को एक्सेप्ट नहीं करेगा अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ। बात समझ आई? और अगर प्री कंडीशन प्रेजेंट नहीं है, ऑडिटर ये मैनेजमेंट से डिस्कस करेगा, मतलब मैनेजमेंट और TCWG से डिस्कस करेगा। अब आ जाओ यहाँ, ये वाली ऑडिटर कब ऑडिट को एक्सेप्ट नहीं करेगा? पहला, अगर प्री कंडीशन प्रेजेंट नहीं है, ऑडिटर ये मैटर किससे डिस्कस करेगा? मैनेजमेंट से, अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ और रेगुलेशन। अगर लॉ बोलता है कि ऑडिट करनी है तब ऑडिटर को ऑडिट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज ऑडिटर शैल नॉट एक्सेप्ट द ऑडिट। ठीक है? अब ऑडिट स्टार्ट नहीं हुई, मैनेजमेंट ने पहले ही लिमिटेशन लगानी स्टार्ट कर दी कि आप प्लांट विजिट नहीं कर सकते, आप डेटर से कंफर्मेशन नहीं मंगवा सकते। अगर मैनेजमेंट ने आपके ऊपर पहले ही क्या लगानी स्टार्ट कर दी? लिमिटेशन। लिमिटेशन इतनी ज़्यादा है कि ऑडिटर को अपना ओपिनियन कौन सा देना पड़ेगा? डिस्क्लेमर। मतलब ऑडिटर अपना ओपिनियन नहीं बना पाएगा, तब ऑडिटर को ऐसी ऑडिट को एक्सेप्ट नहीं करना। बात समझ आई? अब लिमिटेशन दो होंगी, या तो ड्यूरिंग द ऑडिट होंगी या बिफोर ऑडिट होंगी। अगर बिफोर एक्सेप्टेंस ऑफ ऑडिट है, लिखो आप एक सेकेंड, ये वाली नोटिंग करो, लिमिटेशन के सामने, इसी चार्ट के सामने आपको नोटिंग करनी है, लिमिटेशन ऑन ऑडिट। सुनो, अब लिमिटेशन मतलब रोक। अगर मैनेजमेंट ने रोक लगाई है ऑडिटर को ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले, ये ऐसे कौन सा डील करता है? 210। और अगर ऑडिट एक्सेप्ट करने के बाद मैनेजमेंट लिमिटेशन लगा रही है तो ये कौन सा ऐसे डील करेगा? ऐसे 705। क्लियर है? अब दो सिचुएशन ऐसी हैं जब ऑडिटर को, ये लिखना नहीं है, नोट नहीं करना, जब ऑडिटर को ऑडिट को एक्सेप्ट नहीं करना। कौन सी दो सिचुएशन है? दो। अगर एक तो क्या प्रेजेंट नहीं है? प्री कंडीशन नोट प्रेजेंट, तब ऑडिटर को ऑडिट को एक्सेप्ट नहीं करना अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ। और ऑडिटर को क्या करना है? डिस्कस द मैटर विद
मैनेजमेंट। और दूसरी कौन सी सिचुएशन है जब ऑडिट को एक्सेप्ट नहीं करना? अगर मैनेजमेंट ने ऑडिटर के काम पे क्या लगा दी? लिमिटेशन। लिमिटेशन इतनी बड़ी है कि उसका रिजल्ट क्या आएगा कि ऑडिटर को अपना ओपिनियन कौन सा देना पड़ेगा? डिस्क्लेम। तब ऑडिटर आपको ऐसी ऑडिट को एक्सेप्ट नहीं करना। तो कौन सी दो सिचुएशन में ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करनी? लिमिटेशन या फिर प्री कंडीशन प्रेजेंट नहीं है। लेकिन अगर लॉ की रिक्वायरमेंट है तो दोनों सिचुएशन में ही ऑडिट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आज समझ, यही बात लिखी हुई है, पढ़ो। अगर मैनेजमेंट ने ऑडिटर के काम पे क्या लगा दी? लिमिटेशन। लिमिटेशन इतनी बड़ी है कि ऑडिटर बिलीव, देखो, इफ मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी impose a limitation on the scope of auditor's work in the terms of proposed audit engagement such that the auditor believe, ऑडिटर को लगता है कि लिमिटेशन का रिजल्ट क्या आएगा कि ऑडिटर को अपना ओपिनियन क्या करना पड़ेगा? डिस्क्लेम। तो ऑडिटर को ऐसी ऑडिट को एक्सेप्ट नहीं करना अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ। समझ आई बात? ऑडिट एक्सेप्ट कब करनी है? प्री कंडीशन प्रेजेंट है और मैनेजमेंट ने कोई लिमिटेशन नहीं लगा। समझ आ गई ये वाली बात? अब इस ऐसे में देखो, अभी तक हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले पढ़ा कि जब भी मैनेजमेंट आएगी ऑडिटर को कहेगी कि ऑडिट कर लो, हम कहेंगे नहीं। पहले अगर आपकी प्री कंडीशन प्रेजेंट होंगी तभी हम आपकी ऑडिट को एक्सेप्ट करेंगे। व्हाट आर द प्री कंडीशंस ऑफ ऑडिट? FRF क्या होना चाहिए? एक्सेप्टेबल, और मैनेजमेंट एक्नॉलेज इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर प्री कंडीशन प्रेजेंट है तो ऑडिटर आप ऑडिट को एक्सेप्ट कर सकते हो। अगर प्री कंडीशन प्रेजेंट नहीं है तब आप ऑडिट को एक्सेप्ट नहीं करोगे। और ऑडिटर शैल डिस्कस द मैटर विद मैनेजमेंट। और ऑडिटर मतलब ऑडिटर शुड नॉट एक्सेप्ट द ऑडिट अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ। बात समझ आई? अगर मैनेजमेंट ने ऑडिटर के काम पे क्या लगा दी? लिमिटेशन। लिमिटेशन विल रिजल्ट इन डिस्क्लेमिंग एन ओपिनियन। ऑडिटर शैल नॉट एक्सेप्ट एन ऑडिट अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ। जैसे ही ऑडिटर ने ऑडिट एक्सेप्ट कर ली, ऑडिटर क्या लिखेगा? लेटर ऑफ एंगेजमेंट या एंगेजमेंट लेटर, जिसमें वो 5 बातें लिखेगा मलिका शेरावत वाली। ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल FRF, एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ रिपोर्ट एंड अ स्टेटमेंट दैट इन सम सर्कमस्टांसेस द रिपोर्ट में डिफर। क्लियर? और उसके बाद इफ लॉ एंड रेगुलेशन प्रिस्क्राइब्स इन सफिशिएंट डिटेल तो ऑडिटर शैल नॉट रिकॉर्ड द टर्म्स, मतलब ऑडिटर शैल नॉट रिकॉर्ड इट अगेन। ऑडिटर को सिर्फ फैक्ट लेना है कि वो लॉ लगता है और मैनेजमेंट उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्नॉलेज करे। फिर अगर रेकरिंग ऑडिट का कंसेप्ट है तो हर साल नया एंगेजमेंट लेटर लिखने की जरूरत नहीं है। तो रतन टाटा वाली स्टोरी। क्लियर? अब आपने ऑडिट एक्सेप्ट कर ली, उस टाइम मैनेजमेंट ने कोई लिमिटेशन नहीं लगाई थी, प्री कंडीशन प्रेजेंट थी। बाद में मैनेजमेंट आपके पास आई और मैनेजमेंट ने कहा कि आपने जो टर्म्स हमने पहले लिखी थी ओरिजिनल एंगेजमेंट लेटर में, उस टर्म्स को क्या कर लो? चेंज। क्लियर? फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट आई किसके पास? ऑडिटर के पास। कहा कि जो हमने किस में लिखा था? ओरिजिनल ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में जो इसमें टर्म्स लिखी थी उस टर्म्स को क्या कर लो? चेंज। कोई एग्जाम्पल बता सकते हो टर्म्स चेंज कैसे होंगी? कैसे मतलब कौन सी टर्म्स क्या मैनेजमेंट कह सकती है? तो वो ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में सैलरीज क्या, तो हाँ फॉर एग्जाम्पल कोई भी रीजन हो सकते हैं। सुनना, 2-3 केस, 2-3 केस दूंगी, आप देखना केस कैसे हैं। केस 1, केस 2, केस 3। मान के चलो आप करने गए ऑडिट, कोई भी ले लो, मान के चलो जेके सीमेंट, ठीक है। इसकी 2 ब्रांचेज हैं, एक ब्रांच है इसकी कश्मीर में और एक ब्रांच मान लो इसकी किस में है? सिरोही, राजस्थान में एक जगह उधर है, ठीक है। अब मैनेजमेंट आई कि हाँ ना कश्मीर में बहुत ज़्यादा हमले चल रहे हैं, मान लो कश्मीर में जाना, सिचुएशन ऐसी है कि कश्मीर में जाना पॉसिबल नहीं है और कश्मीर का टर्नओवर भी इतना ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत। पहले जब ऑडिट दी गई थी, मान के चलो AB एंड एसोसिएट्स को ऑडिट दी गई थी, तब कहा था कि आपने जेके सीमेंट की ऑडिट करनी है, जिसमें कश्मीर ब्रांच भी आप देखोगे और सिरोही ब्रांच भी आप देखोगे। ओरिजिनल एंगेजमेंट लेटर में ये टर्म्स थी। अब क्या हुआ, कश्मीर की कंडीशन ऐसी है कि वहाँ जाना पॉसिबल नहीं है। अब मैनेजमेंट आई, कहते हैं कि हम कश्मीर के लिए तो ऑडिटर अपॉइंट करते हैं अलग, क्योंकि वहाँ का ऑडिटर है वो ईजिली वहाँ की कर लेगा और आपको वहाँ जाओगे तो आपकी लाइफ भी वो नहीं है। और अब हम टर्म्स को चेंज करते हैं कि कश्मीर की ऑडिट हम किससे करवाएंगे? हमें क्या अपॉइंट करते हैं?
ब्रांच ऑडिटर। ऐसी कंडीशंस भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल एक्ट चेंज हो गया, एक्ट चेंज हुआ और एक्ट चेंज, मान लो कंपनीज एक्ट में एक सेक्शन आ गया, उन्होंने कहा कि जिन कंपनी का टर्नओवर 5,000 करोड़ से ज़्यादा है उनको जॉइंट ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा। मान लो ये सिचुएशन आ गई। अब क्या हुआ, पहले तो एक ही ऑडिटर था, अब कंपनी को जॉइंट ऑडिटर्स रखने पड़ेंगे, टर्म्स चेंज करनी पड़ेंगी सारी। तो प्रैक्टिकली कोई भी ऐसी सिचुएशंस आ सकती हैं जब टर्म्स को चेंज करने के लिए मैनेजमेंट कह सकती है। मैनेजमेंट आई कि आपको क्या नहीं मिल रहे, आप ना ऑडिट मत करो, ऑडिट की जगह पर क्या कर दो, ऐसी सिचुएशंस भी आ सकते हैं। पहले तो हमें किसके लिए अपॉइंट किया था, ऑडिट, और अब कहा कि ऑडिट ना करो, क्या कर दो, रिव्यू। या कंपनीज एक्ट में सेक्शन आ गया कि जो कंपनीज का टर्नओवर 100 करोड़ से कम है वो ऑडिट ना करवाकर रिव्यू भी करवा लें। भी जिनका 100 करोड़ से कम का टर्नओवर है उनके लिए ऑडिट मैंडेटरी नहीं है, ऐसा है नहीं, उनको रिव्यू करवा वो अपना रिव्यू करवा सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन आ गई तो हो सकता है वो कहें कि हमारा ऑडिट ना करो, हमारा क्या कर दो, रिव्यू। अब ऑडिटर अगर कभी भी मैनेजमेंट आपके पास टर्म्स को चेंज करने के लिए, सबसे पहले तो आपने उनके क्या देखने हैं, रीजंस, कि रीजन वैलिड है या नहीं है। मतलब जो मैनेजमेंट की जस्टिफिकेशन है वो रीजनेबल है या नहीं है। तो सबसे पहले ऑडिटर क्या देखेगा, रीजनेबल जस्टिफिकेशन। जब तक रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है तब तक ऑडिटर टर्म्स को चेंज नहीं करेगा। तो सबसे पहले ऑडिटर को क्या देखना है, रीजनेबल जस्टिफिकेशन। क्या देखना है, रीजनेबल जस्टिफिकेशन। क्या देखनी है, रीजनेबल जस्टिफिकेशन। फॉर एग्जांपल देखो, अगर मैनेजमेंट आई कि क्या कर लो, टर्म्स को चेंज कर लो, ऑडिटर सबसे पहले क्या देखेगा, रीजनेबल जस्टिफिकेशन। अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन है तो वो न्यू एंगेजमेंट लेटर लिख लेगा, मतलब टर्म्स को चेंज कर लेगा। जब तक रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है तो ऑडिटर टर्म्स को चेंज नहीं करेगा। एक सिचुएशन तो थी कि ऑडिट ही करनी है, सिर्फ टर्म्स चेंज कर लो। एक ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है, मैनेजमेंट कहेगी कि ऑडिट ना कर कर कोई ऐसा एंगेजमेंट करो। ऑडिट में कौन सा इंश्योरेंस देते हैं, रीजनेबल। रिव्यू में कौन सा इंश्योरेंस देते हैं, लिमिटेड, मॉडरेट। मैनेजमेंट आई, मैनेजमेंट ने कहा कि हम अपने ऑडिट एंगेजमेंट को, सुनना, मैनेजमेंट ने क्या कहा कि ऑडिट एंगेजमेंट को ऐसी एंगेजमेंट में चेंज करो कि ऑडिटर अब आपको क्या देना पड़ेगा, लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस ही देते हैं रिव्यू में, हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस देते हैं ऑडिट में। रिव्यू में कौन सा एश्योरेंस देते हैं, लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस। मैनेजमेंट आई, ऑडिट की जगह पर रिव्यू कर दो। बेस्ट एग्जांपल, मैनेजमेंट ने ऑडिट एंगेजमेंट को ऐसी एंगेजमेंट में चेंज करने के लिए कहा कि ऑडिटर अब आप हमें क्या दे दो, ऑडिटर को क्या देखनी है, रीजनेबल जस्टिफिकेशन। क्या देखनी है, रीजनेबल जस्टिफिकेशन। अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन है तब तो ऑडिटर आप क्या कर लो, चेंज। जब तक रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है तब तक आप चेंज नहीं करोगे। अभी सिर्फ आपको 2 लाइंस अच्छे से पढ़नी है। ऑडिटर, सबसे पहले मैनेजमेंट ने ओरिजिनल एंगेजमेंट लेटर लिखने के बाद, जब आपने अपना एंगेजमेंट लेटर एक्सेप्ट कर लिया था, तब बाद में मैनेजमेंट आई कि टर्म्स को क्या कर लो, चेंज। ऑडिटर तब तक एग्री नहीं होगा जब तक क्या नहीं है, रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है। ऑडिटर तब तक टर्म्स को चेंज नहीं करेगा। नेक्स्ट लाइन पढ़ना, प्रायर टू कंप्लीटिंग द ऑडिट, आपने ऑडिट कंप्लीट नहीं की, ऑडिटर को रिक्वेस्ट किया टू चेंज द ऑडिट एंगेजमेंट को। कैसी एंगेजमेंट में चेंज कर लो कि ऑडिटर अब आपको क्या देना पड़ेगा, लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस। ऑडिटर आपको क्या देखनी है, रीजनेबल जस्टिफिकेशन। ये वाली सेकंड लाइन में कोई दिक्कत है तो बताओ। हाँ जी, सेकंड लाइन समझ आ गई, क्या कहती है सेकंड लाइन, आप बताओ फिर समझ आ गई तो। सेकंड लाइन में क्या कहा हुआ है, एंगेजमेंट का टाइप ही चेंज कर दिया। ऑडिटर एश्योरेंस एंगेजमेंट 3 टाइप के देता है, याद है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, मतलब ऑडिट, रिव्यू या एश्योरेंस एंगेजमेंट। कहा कि ऑडिट ना करो, ऑडिट एंगेजमेंट को ऐसी एंगेजमेंट में चेंज कर लो कि अब आपको हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस देने की जरूरत नहीं है। आपको कौन सा एश्योरेंस देना पड़ेगा, लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस। ऑडिट से चेंज कर दिया रिव्यू पे, मतलब आपके ऐसे ऑडिट एंगेजमेंट को ऐसे एंगेजमेंट में चेंज करने के लिए कह रहे हैं कि अब आपको रीजनेबल एश्योरेंस नहीं देना, आपको क्या देना है, लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस। ऑडिटर आपको क्या देखनी है, रीजनेबल जस्टिफिकेशन, या तो होगी या नहीं होगी। अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन है, न्यू एंगेजमेंट लेटर लिख लो और उसमें क्या, अपनी नई टर्म्स को रिकॉर्ड
कर लो। इफ टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट आर चेंज, मतलब ऑडिटर एग्री हो गया, रीजनेबल जस्टिफिकेशन है, तो ऑडिटर न्यू टर्म्स को किस में लिख लेगा, न्यू एंगेजमेंट लेटर में। अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है मतलब ऑडिटर इज अनएबल टू एग्री, मतलब ऑडिटर चेंज नहीं कर सकता, रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है, और मैनेजमेंट उसको ओरिजिनल एंगेजमेंट के हिसाब से काम नहीं है, मैनेजमेंट कश्मीर जाने नहीं दे रही, कहते नहीं जाने देंगे, मैनेजमेंट कश्मीर जाने नहीं दे रही, मतलब जो हमने पहले एंगेजमेंट लेटर लिखा था, बच्चे यही लाइन भूलते हैं। हाँ मैं आपको बताऊंगी कि जो भूलने वाली लाइंस होती है ना, उनके ऊपर आप कोई अपना जैसे फॉर एग्जांपल कुछ भी आप बना लो, इस पर कोई आइकन बना लो कि आप भूलोगे, कौन सी लाइन भूलोगे, जो मैं अभी आपको बता रही हूँ ये वाली लाइन आप भूलोगे। एंड टर्म्स एंड इट इज़ नॉट परमिटेड बाय मैनेजमेंट टू कंटिन्यू टू द ओरिजिनल एंगेजमेंट, मतलब आपको मैनेजमेंट ओरिजिनल एंगेजमेंट के हिसाब से काम नहीं करने दे रही। यहाँ तक तो याद रहेगा, अनेबल टू एग्री, फिर दो चीज़ें याद रहेंगी, विड्रॉ, आपको ये लाइन भूलोगे कि मैनेजमेंट आपको ओरिजिनल एंगेजमेंट के हिसाब से काम करने नहीं दे रही। तो ऑडिटर आप क्या करो, एक तो विड्रॉ कर लो, एक तो क्या कर लो, विड्रॉ, और जहां जहां आपको बताने की रिपोर्ट करने की जिम्मेवारी है उन पार्टीज को क्या कर दो, रिपोर्ट। कोई बता सकता है जब भी ऑडिटर विड्रॉ करता है तो उसको किस किस को बताना पड़ता है, मैनेजमेंट, टीसीडब्ल्यूजी और देखो आप एक लिख लो, व्हेन एवर ऑडिटर विड्रॉ, जब भी ऑडिटर विड्रॉ करता है तो ऑडिटर को किस किस को कम्युनिकेट करना पड़ता है, लिख लो। और रेगुलेटरी अथॉरिटी कंपनीज एक्ट में कोई बता सकते हैं कौन से सेक्शन में हमें कहाँ रिपोर्ट करना पड़ता है? अगर आपको याद हो सेक्शन 142 ऑफ कंपनीज एक्ट, जब भी ऑडिटर रिजाइन करता है उसको किस किस को बताना पड़ता है? कंपनी, याद आया? आरओसी एडीटी 3 में विद इन 15 डेज और थर्ड विद इन 30 डेज और थर्ड सीएजी इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। तो प्रैक्टिकली रेगुलेटरी अथॉरिटी इफ रिक्वायर्ड बाय लॉ। हाँ जी, अपॉइंटिंग अथॉरिटी अगर लीगल कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है, अगर कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है तो आपको अपॉइंटिंग अथॉरिटी को भी बताना पड़ेगा, अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है तो। ऑलवेज नहीं, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है तो आपको बताना। इन दोनों को ऑलवेज की कंडीशन नहीं है, इनको तो तब अगर किस में बताए, कॉन्ट्रैक्ट में, और इनको कब, अगर लीगल रिक्वायरमेंट। क्लियर हो इतनी बात? अब बताओ क्या था, अगर आफ्टर एक्सेप्टेंस मैनेजमेंट ने क्या कहा कि टर्म्स को क्या कर लो, चेंज।
सबसे पहले ऑडिटर क्या देखेगा? रीजनेबल जस्टिफिकेशन। जब तक रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है तब तक ऑडिटर टर्म्स को चेंज नहीं करेगा। जब तक रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है तब तक ऑडिटर चेंज नहीं करेगा। सेकेंड लाइन भूलोगे, क्या था? ऑडिटर को रिक्वेस्ट किया गया टू चेंज द ऑडिट एंगेजमेंट टू एन एंगेजमेंट, जिससे ऑडिटर को क्या देना पड़ेगा? लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस। क्या देखनी है? रीजनेबल जस्टिफिकेशन। क्लियर? इफ मैनेजमेंट एंड ऑडिटर्स एग्री, अगर ऑडिटर क्या हो गया? एग्री, तो वो न्यू टर्म्स को रिकॉर्ड कर लेगा एंगेजमेंट लेटर में। इफ इज अनएबल टू एग्री एंड मैनेजमेंट डज नॉट परमिट, मैनेजमेंट क्या नहीं परमिट कर रही? ओरिजिनल एंगेजमेंट। तो दो बातें, एक तो विड्रॉ एंड रिपोर्ट, जहां जहां क्या है? ऑब्लिगेशन। समझ आई बात? इस चार्ट को एक बार अच्छे से पढ़ लो, फटाफट इस चार्ट को पढ़ो। हाँ जी, ऑडिटर प्रैक्टिकली कैसे चेंज करेगा? तो ऑडिटर्स प्रैक्टिकली चेंज, वो तो ऑडिटर्स के तो हाथ नहीं है, वो तो दोबारा। हाँ, एक और बात, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर लिखता कौन है? ऑडिटर। और वो किसको देता है? मैनेजमेंट को। पर्टिकुलरली अगर ऑडिटर को ऐसी कंडीशन मिली है कि मैं ऑडिट नहीं कर सकता, वो तो विड्रॉ कर लेगा, वो तो विड्रॉ कर लेगा। और अगर वो चेंज करना भी चाहते हैं, अगर कोई बात है तो वो दोबारा से एग्रीमेंट कर लेंगे, उसमें कोई इतना। लेकिन अगर कंपनी का केस है तो कुछ भी चेंज होगा तो पहले शेयर होल्डर का रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। अदर सिचुएशंस में पार्टनर्स हैं, ओनरशिप मतलब सोल प्रोप्राइटर है, तो वो आपस में अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। रीड कर लो इसको अच्छे से। ठीक है, पढ़ लिया? अच्छा, अभी हमने मलिका शेरावत वाली स्टोरी पढ़ी थी, उसमें क्या लिखा हुआ था कि लेटर ऑफ एंगेजमेंट में, एंगेजमेंट लेटर में क्या क्या लिखा जाएगा। ये तो वो वाली बातें थी जो लिखनी ही लिखनी है। मतलब क्या था? शेल। इधर क्या था? एंगेजमेंट लेटर में क्या क्या आएगा ही आएगा। अब है और भी कुछ आ सकता है। यहाँ देखो क्या है? मे मेक रेफरेंस। कुछ और बातें भी एंगेजमेंट लेटर में आ सकते हैं। वहां तो क्या था? शेल। यहाँ क्या है? मे। कोई बातें बता सकते हो जो लेटर ऑफ एंगेजमेंट में लिख सकते हैं? लिख सकते हैं फीस कितनी होगी, लिख सकते हैं फीस कितनी होगी, और लिख सकते हो कि आप कब तक हमें ऑडिट रिपोर्ट दे दोगे, सॉरी कब तक हमें ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे दोगे ताकि हम ऑडिट को क्या कर सके? बिगिन। और पीयर रिव्यू सुना हुआ है किसी ने? अपने एक चैप्टर भी आएगा पीयर रिव्यू। पीयर रिव्यू में क्या होता है? प्रैक्टिकली पीयर रिव्यूज होते हैं जो आईसीआई भेजता है। अभी बहुत डिटेल में चैप्टर करेंगे, जो आकर ऑडिटर के वर्किंग पेपर्स मांगता है। प्रैक्टिकली वो एक एंगेजमेंट सिलेक्ट करता है और उस एंगेजमेंट के वर्किंग पेपर्स मांगते हैं, तो ऑडिटर को अपने वर्किंग पेपर्स दिखाने पड़ते हैं। तो हम लिख सकते हैं एंगेजमेंट लेटर में कि हमारी ऑडिट पीयर रिव्यू के सब्जेक्ट में हमें अपने वर्किंग पेपर्स दिखाने पड़ सकते हैं। मैं आपको इसको सिर्फ हाईलाइट करवा रही हूँ, एक बार आपको कल रीड करके आना है। बिल्कुल ईजी बातें हैं, आप अपने स्कोप को इलेबोरेट करके बता सकते हो। ठीक है, आप एक बार इसको कल रीड कर आप बता सकते हो कि ऑडिट में क्या है? इनहेरेंट लिमिटेशंस। ऑडिट में क्या है? इनहेरेंट लिमिटेशन। हम कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देते, मतलब सारी गलतियां पकड़ी जाएं इसका हम कोई गारंटी नहीं देते। फिर उसके बाद आप बता सकते हो कि आपकी टीम में कौन कौन आएगा, कब कब से आएगा, किस टाइम से आएगा। और उसके बाद आप ये भी कह सकते हो कि आप हमें टाइम टेबल बताओ कि आप हमें कब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दोगे और अदर इन्फॉर्मेशन दोगे ताकि हमारी ऑडिट डिले
नाउ। फिर उसके बाद आप मैनेजमेंट से बता सकते हो, यहाँ लिख लो ब्रैकेट में सब्सिक्वेंट इवेंट, कि मैनेजमेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको हमें सभी क्या बताने पड़ेंगे, सब्सिक्वेंट इवेंट। आप किसके बारे में बता सकते हो, फीस, और हम ऑडिट इज सब्जेक्ट टू प्रियर रिव्यू। और भी ये मैंने उसमें लिख सकते हो कि मैनेजमेंट आपको हमें प्रैक्टिकली लेटर ऑफ एंगेजमेंट कौन लिखता है, लेटर ऑफ एंगेजमेंट ऑडिटर लिखता है। लेटर ऑफ एंगेजमेंट कौन लिखता है, ऑडिटर। किसको देता है, मैनेजमेंट को। और मैनेजमेंट इसको क्या करती है, एक्नॉलेज, और किसको देती है, ऑडिटर को। तो आप प्रैक्टिकली लिख सकते हो कि मैनेजमेंट आपको एक्नॉलेज करके हमें एंगेजमेंट लेटर देना पड़ेगा। मैं अभी आपको दिखा देती हूँ, सब कुछ यहाँ है, दिखाती हूँ मैं अभी आपको। ये देखो, ये आपकी वही है, देखो क्या क्या लिखा हुआ है इधर, देखना अभी आप अपने स्कोप को इलेबोरेट कर सकते हो कि हम क्या क्या प्रोसीजर्स करेंगे, सारी बातें। और आप एक लिख सकते हो कि ऑडिट में क्या है, इनहेरेंट लिमिटेशंस। उसके बाद आप क्या लिख सकते हो, और सब्सिक्वेंट इवेंट, सारा कुछ यहाँ लिखा हुआ है। अगर कोई भी फैक्ट्स आपको पता चलते हैं, सब्सिक्वेंट इवेंट आपको पता चलते हैं, तो आपको हमें बताना पड़ेगा। और उसके बाद ये देखो, और वो एक्नॉलेजमेंट वाली भी लाइन लिखी हुई है कि आवर ऑडिट इज सब्जेक्ट टू पीयर रिव्यू। उसके बाद एक लेटर की प्लीज मैनेजमेंट इसको साइन करके और एक्नॉलेज करके हमें दे दो। ये सारी बातें हम लिख सकते हैं। और ये वाली लाइन देखना जो मैं आपको कहती हूँ ना 720 वाली, अब इंक्लूड होगी कि आप 720 ऐसे 720 की एक लाइन इंक्लूड करो कि मैनेजमेंट आपको हमें क्या देनी पड़ेगी, एनुअल रिपोर्ट बिफोर साइनिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये वाली लाइन हम ऐसे 720 के साथ लिंक करेंगे, तो हम ये भी लेटर ऑफ एंगेजमेंट में लिख सकते हैं। समझ आया। और कुछ ऐसी बातें हैं जो हम एक्स्ट्रा लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंटरनल ऑडिटर है, तो हमें इंटरनल ऑडिटर को यूज़ करना पड़ सकता है। प्रीडिसेसर ऑडिटर, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट है तो हमें प्रीडिसेसर ऑडिटर से भी कम्युनिकेट करना पड़ेगा। और उसके बाद हमें एक्सपर्ट को भी, देखो हम एक्सपर्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर ये आपको ज़रूरी लगता है तो आप ये बातें भी इंक्लूड कर सकते हो। नेक्स्ट वो है रीड कर लेना व्हेन रेलिवेंट एज सच। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, हमें अदर ऑडिटर और एक्सपर्ट को यूज़ कर, मतलब ठीक है, इंटरनल ऑडिटर, प्रीडिसेसर ऑडिटर, कोई फर्दर एग्रीमेंट, तो ये आप रीड कर लेना है, सिर्फ रीडिंग के लिए। शेल वाले इंपॉर्टेंट है जो हमने कर लेगी, आपको एक बार रीड करने हैं। ठीक है, समझ आया इससे 210। सबसे पहले क्या था, पहला क्वेश्चन प्री कंडीशन 2, FRF एक्सेप्टेबल, मैनेजमेंट एक्नॉलेज इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। कब ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करनी, जब प्री कंडीशन प्रेजेंट ना हो, या मैनेजमेंट ने क्या लगा दी, लिमिटेशन इतनी बड़ी है कि आपको अपना ओपिनियन क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लेम, ऑडिटर शैल नॉट एक्सेप्ट दैट ऑडिट अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ। फिर उसके बाद जब ऑडिटर लेटर ऑफ एंगेजमेंट लिखेगा तो उसमें शैल क्या क्या लिखेगा। फर्स्ट पॉइंट कौन सी स्टोरी थी, मलिका। फर्स्ट पॉइंट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ रिपोर्ट। और अगर लॉ में सारी डिटेल्स हैं तो आपको दोबारा से रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, बस मैनेजमेंट से एक्नॉलेजमेंट ले लो और ले लो कि उनके ऊपर ये लॉ लगता है। उसके बाद क्या हर साल नया एंगेजमेंट लेटर लिखना पड़ेगा। कौन सी स्टोरी थी, रतन टाटा। फर्स्ट पॉइंट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ एट्थ। चलो आफ्टर एक्सेप्टेंस मैनेजमेंट ने टर्म्स को चेंज करने के लिए कहा, क्या करोगे,
रीजनेबल जस्टिफिकेशन, जब तक रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है टर्म्स को चेंज नहीं करोगे। सेकेंड लाइन बताओ, prior to completing the audit, management requested the auditor to change the engagement to an engagement that conveys lower level of assurance. Auditor shall determine whether there is reasonable justification. If auditor agrees, management and auditor agrees, new terms in engagement letter, record the new terms in engagement letter. Unable to agree, management does not permit original engagement, withdraw and रिपोर्ट ऑब्लिगेशन फिर 4 जगह पर रिपोर्ट करना पड़ता है। समझ आ गया? अब आ जाओ क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर्स आपको आज मिले होंगे क्योंकि वो प्रिंटिंग से रह गए थे। आ जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। X, a CA, was engaged by PQR and Company, PQR Company Limited, for audit their accounts. He sent his letter of engagement to the board of director, which was accepted by the company. मतलब उन्होंने original engagement letter लिख दिया था. In the course of audit of the company, the auditor was unable to obtain sufficient and appropriate audit evidence regarding receivable. The client requested for change the terms of audit engagement. Offer your comment in this regard. कौन सा टॉपिक आएगा? रीजनेबल जस्टिफिकेशन, लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस, वो पूरा चार्ट आएगा। ये क्वेश्चन ना मैं आपको दिखाती हूँ, ये आईपीसीसी का क्वेश्चन है, बट ये फाइनल के भी एग्जाम में आया हुआ है। अब मैं आपको दिखाती हूँ एक सेकेंड, ताकि आपको प्रेजेंटेशन का भी साथ साथ पता चलता रहे। एक्स लिमिटेड वाला क्वेश्चन है, देखो, चेंज द टर्म्स इन ऑडिट एंगेजमेंट पढ़ो। ऐसे 210 एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, एन ऑडिटर who is required to change the audit engagement, who is required to change the which requires lower level of assurance before completion of audit. बिफोर कंप्लीट मतलब रीजनेबल जस्टिफिकेशन देखेगा अगर मैनेजमेंट ने कहा कि चेंज द एंगेजमेंट टू एन एंगेजमेंट दैट कन्वेज लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस। फिर बट व्हेन द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट आर change, both the auditor and client should agree on new terms. However, the auditor shall not agree to change when there is no reasonable justification. तो आप वो भी लिख सकते हो, सबसे पहले लिख दो कि जब तक reasonable justification नहीं है तो अब तक auditor change नहीं करेगा। फिर क्या लिखोगे, अगर before completion of audit management आई कि आप अपनी engagement को ऐसे change कर लो कि आपको क्या देना पड़ेगा, lower level of assurance, auditor क्या देखेगा, reasonable justification। अगर auditor agree हो गया तो वो नई terms को क्या कर लेगा, record. If auditor is unable to agree and management does not permit the original engagement, auditor withdraw कर लेगा और determine करेगा क्या उसकी obligation है या नहीं है। In the present case reasonable justification नहीं लग रही तो auditor shall not change the engagement letter. Auditor shall not agree to change the terms. समझ आ गई बात पक्का? अब आ जाओ नेक्स्ट आपके सारे फाइनल के हैं, अब सारे हम पीएम से करेंगे फाइनल के। पढ़ो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, सेकंड क्वेश्चन पढ़ो। फर्स्ट समझ आ गया, अब आ जाओ सेकंड। इट इज नॉट मैंडेटरी टू सेंड अ न्यू एंगेजमेंट लेटर इन रिकरिंग ऑडिट बट समटाइम्स इट बिकम्स मैंडेटरी टू सेंड न्यू लेटर। एक्सप्लेन दो सिचुएशन। कौन सी स्टोरी आएगी, रतन टाटा वाली। ये है आपके पीएम में क्वेश्चन नंबर 11 चैप्टर 1 फाइनल। क्वेश्चन नंबर 11 पीएम चैप्टर 1 लिख लो। क्वेश्चन नंबर 11 पीएम चैप्टर 1। चैप्टर 1 सेम ही है, चाहे वो न्यू है चाहे ओल्ड है।
प्रैक्टिस मैनुअल मैं वो कह रही हूँ, ये आपको ओल्ड का लेना पड़ेगा। लेना क्या, डाउनलोड करके एक बार देख लेना बस, और डाउनलोड कर लेना और कुछ नहीं है। पीएम क्योंकि फर्स्ट चैप्टर और जो सारे चैप्टर सेम है, तो बेटर है कि हमें क्वेश्चंस मिल रहे हैं, तो हमें जितने क्वेश्चंस मिले उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो सेम पीएम जो ओल्ड के लिए रेलिवेंट है मोस्टली चैप्टर्स में, वो न्यू के लिए भी रेलिवेंट है। ये आर एंड कंपनी सर्कमस्टांसेस, जब ऑडिटर को अपनी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को रिवाइज करना पड़ेगा। एक पॉइंट था मिसअंडरस्टैंड, एक था स्पेशल टर्म्स, सीनियर मैनेजमेंट, ओनरशिप, नेचर और साइज, लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, एफआरएफ, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। क्लियर? चलो लिख लो रतन टाटा वाली। अब आ जाओ नेक्स्ट। AKZ Limited is a small sized 30 years old company having business of manufacturing of pipes. Company has a plant based out of Dehradun and have their corporate office in Delhi. Recently the company appointed new firm of CA as their statutory auditor. The statutory auditor want to enter into an engagement letter with the company in respect of these services. In respect of these, in respect of their services, but the management has contended that since the statutory audit is mandated by law, engagement letter may not to be required. Auditor did not agree to have this. और उसने फॉर्मल मतलब एक फॉर्मेट शेयर किया अपने जो लेटर का फॉर्मेट, और उनको गेटिंग दैट साइन, और उनको दे दिया कि आप उसको साइन करके दो। इन दिस रिस्पेक्ट मैनेजमेंट वुड लाइक टू कंसीडर, मैनेजमेंट का आपको ऐसे 210 का गाइड करना है कि एंगेजमेंट लेटर में कौन कौन सी टर्म्स आती है। बताओ क्या लिखोगे? मलिका शेरावत वाली स्टोरी लिखनी है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर, ये है मॉक टेस्ट का क्वेश्चन May 19। अभी दिखाती हूँ। सेम वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, मैं आपको यहाँ सीधा आंसर्स दिखा रही हूँ, ठीक है? एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप था एक पॉइंट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल एफआर, रेफरेंस टू फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ रिपोर्ट एंड द स्टेटमेंट दैट रिपोर्ट में डिफर। बस ठीक है। अब आ जाओ फोर्थ क्वेश्चन, समझ आ गया? अब आ जाओ लास्ट। Mr. Ram Kapoor, CA, has been appointed as statutory auditor of XYZ Private Limited for the audit of their financial statement for the year 18-19. The company has mentioned in the audit terms that they will not be able to provide internal audit reports to Mr. Ram during the course of audit. Further, the company has imposed some limitation on scope of Mr. Ram. What are the preconditions Mr. Ram should ensure before accepting the audit? Also advise whether Mr. Ram should accept the audit. क्या क्या लिखना था? पहले तो प्री कंडीशन प्लस लिमिटेशन लगा दी। देखो पहले तो लिखोगे प्री कंडीशन, फिर लिखोगे कि अगर प्री कंडीशन प्रेजेंट नहीं है तो ऑडिटर ऑडिट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यू कैन से आपका ये वाला चार्ट आ जाएगा। एक तो ये आ जाएगा पूरा प्री कंडीशन, चार्ट नंबर सेकंड, और आपका आ जाएगा चार्ट नंबर थर्ड। अगर मैनेजमेंट ने लिमिटेशन लगा दी, लिमिटेशन इतनी है कि ऑडिटर को मतलब ओपिनियन क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लेम, तो ऑडिटर एक्सेप्ट नहीं करेगा। और साथ में अगर प्री कंडीशन प्रेजेंट नहीं है तो डिस्कस द मैटर विद मैनेजमेंट, ये वाला पूरा चार्ट आ जाएगा। और साथ में आप लिखोगे कि ऑडिटर शेल नॉट एक्सेप्ट द ऑडिट एंगेजमेंट एज प्री कंडीशंस आर नॉट प्रेजेंट। कंक्लूजन ये है आपके आरटीपी नवंबर 19 का क्वेश्चन नंबर 12। आरटीपी नवंबर 19 क्वेश्चन नंबर 12। आरटीपी अभी दिखाती हूँ, नवंबर 19 क्वेश्चन नंबर 12, और ये आपका है मॉक टेस्ट पेपर। मॉक टेस्ट पेपर आपका May 19 जो सेकंड था उसका है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ आरटीपी नवंबर 19।
इससे टाइम तो ज़्यादा लगेगा आंसर्स देखने में, बट कॉन्फिडेंस आ जाएगा। हार्डली 10 मिनट लगेंगे, बट कॉन्फिडेंस बहुत आ जाएगा कि हम सही पाथ पे जा रहे हैं, और हमें लिखने का भी पता चलेगा कि कैसे प्रेजेंट है। देखो वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैंने आपको पढ़वा दिया, आंसर्स पढ़ लेते हैं। डेटरमाइन वेदर एफआरएफ एक्सेप्टेबल है या नहीं है। फिर उसके बाद वही मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिपरेशन, ठीक है, और उसके बाद टू प्रोवाइड द ऑडिटर विद ऑल इन्फॉर्मेशन। फिर उसके बाद पढ़ना इफ मैनेजमेंट और TCWG इम्पोजेज अ लिमिटेशन। सेकंड चार्ट पढ़ो, वो सेकंड चार्ट था जो आपके इसके प्री कंडीशन के बाद, उसको पढ़ो और ये टेक्स्ट को पढ़ो। If management or TCWG imposes a limitation on scope of auditor's work in terms of proposed audit engagement, such that auditor believes that limitation will result in disclaiming an opinion on financial statement, auditor shall not accept that engagement unless required by law. वही है। फिर सेकंड में क्या था, if preconditions are not present, auditor shall discuss the matter with management unless required by law. Auditor shall not accept the audit engagement. In the present case, Ram shall not accept the appointment. समझ आ गया। अब आपको हिंट में ऐड करना है, वहाँ वो चार्ट नहीं लिखा हुआ, आपको इस चार्ट को ऐड करना पड़ेगा। यहाँ तो लिखा हुआ है प्री कंडीशन, प्लस में आप लिख लो ये फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस, साथ में लिख लो फैक्टर्स अफेक्टिंग प्लस फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस।